हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स विद निशा। स्टूडेंट्स, आज से हम कॉमर्स के एक बहुत इम्पोर्टेंट और हाईली एग्जामिनेबल टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, बैंकिंग। अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स, पीजीटी कॉमर्स, पंजाब लेक्चर कैडर, यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर एचपीएससी पीजीटी या किसी भी कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कर रहे हो, तो बैंकिंग आपके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। और एक बात मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर करना चाहती हूँ, बैंकिंग को सिर्फ डेफिनेशन रटकर प्रिपेयर नहीं करना है, आपको इसका कंसेप्ट, लॉजिक, डिफरेंस और एप्लीकेशन समझना है। बैंकिंग से क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि व्हाट इज बैंक, व्हाट इज कॉमर्शियल बैंकिंग, तो आइए हम सब कंप्लीट करेंगे। व्हाट इज क्रेडिट मल्टीप्लायर, व्हाट इज सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है। सो today's lecture is going to build your banking foundation from basic level to examination level. Loans and advances, agency bill and utility services, मतलब functions of banks, सेंट्रल बैंक, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये सब हम पढ़ेंगे। तो हमारा रहने वाला है आज बैंक, कॉमर्शियल बैंक, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट मल्टीप्लायर, सेंट्रल बैंक फंक्शंस, कंपैरिजन और लास्ट में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बैंक। मीनिंग ऑफ बैंक देखते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और क्रेडिट प्रोवाइड करता है, लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करता है। सो बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड क्रेडिट। अब इसका मीनिंग समझेंगे। मान लीजिए आपके पास 50,000 है और आपको इमीडिएटली पूरे पैसे की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप ये मनी बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अब बैंक का रोल यहाँ से स्टार्ट होता है। बैंक पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और बैंकिंग सिस्टम के थ्रू जिनको जरूरत होती है उनको लोन और एडवांस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा और भी बैंकिंग की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, क्रिएट्स क्रेडिट, प्रोवाइड वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज। Simple definition: bank institution that accept deposit and provide credit। अब हम बैंकिंग सिस्टम के एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन पर आते हैं जो कि है कॉमर्शियल बैंक। सो कॉमर्शियल बैंक क्या है? कॉमर्शियल बैंक एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और लोन एंड एडवांसेस प्रोवाइड करती है, जनरली प्रॉफिट ऑपरेशन के साथ। प्रॉफिट मतलब मेनली जो कमर्शियल बैंक है प्रॉफिट कमाते हैं, सभी बैंकिंग एक्टिविटीज को करते हुए प्रॉफिट कमाते हैं। कमर्शियल बैंक का ऑपरेशन जनरली प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे कमर्शियल बैंक का दे सकते हैं। सो एग्जाम के लिए हम सिंपल फ्रेमवर्क समझते हैं। कमर्शियल बैंक क्या है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, वेरियस फॉर्म्स में डील्स करते हैं जनरल पब्लिक के लिए, प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करते हैं और क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। कमर्शियल बैंक फॉर्म द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। जो हमारा मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है, मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम है, कमर्शियल बैंक उसकी बैकबोन है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, मेजर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। सबसे पहले हम आते हैं प्राइमरी फंक्शंस पर। प्राइमरी फंक्शंस का क्या मतलब है? कमर्शियल बैंक के कोर फंक्शंस को या फिर फंडामेंटल बैंकिंग फंक्शंस को हम कौन से फंक्शंस के नाम से जानते हैं? प्राइमरी फंक्शंस को। तो इसमें मेनली तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, क्रेडिट क्रिएशन। तो हम वन बाय वन इन सबको समझते हैं।
एक बार हम देखते हैं कि सेकेंडरी फंक्शंस में क्या कौन से फंक्शन आते हैं जो सपोर्ट करते हैं फंक्शंस को, जो सपोर्ट करते हैं प्राइमरी फंक्शंस को, जैसे कि एजेंसी सर्विसेज, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। Primary functions are directly related to basic banking business। बैंकिंग की जो बेसिक एक्टिविटीज हैं उनसे जो रिलेटेड है वो प्राइमरी फंक्शन है। और सेकेंडरी फंक्शन क्या करते हैं, सपोर्टिंग एक्टिविटीज और कन्वीनियंट प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं। कॉमर्शियल बैंक अर्न प्रॉफिट मेनली थ्रू इंटरेस्ट ऑन लोन एंड चार्ज ऑन सर्विसेज। तो हमने अभी पढ़ा था कि कॉमर्शियल बैंक प्रॉफिट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो वो पैसा कैसे कमाते हैं, थ्रू द इंटरेस्ट ऑन लोन एंड चार्जेस ऑन सर्विसेज। तो हमारे मेनली 3 प्राइमरी फंक्शंस हैं और 2 सेकेंडरी फंक्शंस हैं। तो वन बाय वन हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्राइमरी फंक्शन क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिफरेंट टाइप ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। तो बहुत अलग अलग तरह से डिपॉजिट हैं जो बैंक, कॉमर्शियल बैंक पब्लिक से एक्सेप्ट करती हैं। कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट्स, फिक्स टाइम डिपॉजिट्स एंड रेकरिंग डिपॉजिट्स। तो सबसे पहले है हमारे पास करंट डिपॉजिट्स। करंट डिपॉजिट्स को जनरली डिमांड डिपॉजिट की कैटेगरी में रखा जाता है। इसका मेनली यूज कौन करते हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर ट्रेडर्स हैं। तो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बिजनेस जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं फ्रिक्वेंटली होती हैं, बिजनेसमैन को बार बार पेमेंट रिसीव करनी होती है, विड्रॉ करनी होती है, इसलिए करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कोई फिक्स पीरियड नहीं है और ट्रांजेक्शन्स पर कोई लिमिट नहीं है, वो कितनी भी विड्रॉ कर सकते हैं और ना ही कोई इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट क्या है, नाम से ही कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। इसका मेन पर्पस होता है इनकरेजिंग द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग इंडिविजुअल्स, यानी इंडिविजुअल्स अपनी इनकम का कुछ पोर्शन सेव करते हैं और बैंक में डिपॉजिट करते हैं। जनरली बैंक एप्लीकेबल टर्म्स के अकॉर्डिंग सेविंग बैलेंस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि करंट अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन सेविंग डिपॉजिट पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। कैन बी विदड्रॉन बाय, मतलब इसकी जो विदड्रॉल लिमिट होती है, ठीक है, मिनिमम बैलेंस इज रिक्वायर्ड, मिनिमम बैलेंस हमें मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट। डिपॉजिटर्स अपनी मनी को एक प्री डिटरमाइंड पीरियड के लिए, फिक्स पीरियड के लिए क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। जनरली फिक्स डिपॉजिट पर सेविंग डिपॉजिट की कंपैरिजन में रिलेटिवली हायर इंटरेस्ट मिल सकता है। अगर डिपॉजिटर मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ करता है, वैसे तो अलाउड ही नहीं है, लेकिन अगर मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ करना चाहता है तो कुछ चार्जेस के साथ वो पैसा अपना विड्रॉ भी कर सकता है। ये फ्यूचर फिक्स पीरियड के लिए होता है, मेनली 7 ईयर्स 8 ईयर्स के लिए होता है और हायर इंटरेस्ट इस पे मिलता है। अब 7 डेज 6 मंथ्स 1 ईयर 3 ईयर्स की एफडी बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब ज्यादातर 8 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स की एफडी अकाउंट्स ज्यादातर और बैंक प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आरडी अकाउंट। आरडी अकाउंट क्या है, रिकरिंग का मीनिंग क्या होता है, रिपीटली, रेगुलरली। इसमें डिपॉजिटर को फिक्स अमाउंट को रेगुलर इंटरवल पर क्या करना होता है, डिपॉजिट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल डिसाइड सो अ पर्सन डिसाइड करता है कि डिपॉजिट करवाएगा हर महीने वो 2000, ठीक है। तो यहाँ एक बार 24,000 डिपॉजिट नहीं किया जा रहा, हर साल मतलब पूरे साल का इकट्ठा नहीं किया जा रहा, हर महीने 2-2 हजार करके पैसा क्या किया जा रहा है, डिपॉजिट किया जा रहा है। हेल्प इन स्मॉल सेविंग, इंटरेस्ट कब पे किया जाता है, मैच्योरिटी पर। फिक्स अमाउंट एट रेगुलर पीरियड, और फिक्स टाइम पीरियड होता है कि 5 साल के लिए हमने आरडी अकाउंट खुलवाना है या 10 साल के लिए खुलवाना है, और इंटरेस्ट पे किया जाता है मैच्योरिटी पर। डिपॉजिट्स आर लाइफ ब्लड ऑफ कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक की लाइफ क्या है, जीने के लिए मतलब जो ब्लड है कमर्शियल बैंक का वो क्या है, डिपॉजिट्स है। पब्लिक
डिपॉजिट करवाते हैं अपना पैसा, उनके पास जो सरप्लस है, और आगे क्या करता है बैंक, इस पैसे को जहाँ पर डेफिशिएंसी है, मतलब कि जैसे कि एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, जिनको पैसे की नीड है, उनको एज ए लोन, एज ए एडवांस प्रोवाइड करता है। तो बैंक क्या करता है, डिपॉजिट पर कम इंटरेस्ट पे करता है, और जो लोन एंड एडवांस दे रखा है उसने, उस पर ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, और जो इनके बीच का डिफरेंस है वही बैंक्स के लिए क्या है, प्रॉफिट अर्निंग का एक सोर्स है। मतलब मोर डिपॉजिट, मोर लोन, मोर प्रॉफिट फॉर बैंक। तो देख लेते हैं हम फिर से। करंट अकाउंट किसके लिए होता है, बिजनेसमैन के लिए। सेविंग किसके लिए होता है, सेविंग हैबिट इनकलकेट करता है। इंडिविजुअल्स के लिए फिक्स डिपॉजिट फिक्स पीरियड के लिए, और रेकरिंग डिपॉजिट रेगुलर डिपॉजिट पर। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। तो कमर्शियल बैंक का सेकंड जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांस। तो फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन कौन सा था, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, तो वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद जो पैसा पब्लिक डिपॉजिट करवा कर गई है, अब बैंक क्या करता है, लोन एंड एडवांसेस को ग्रांट करता है। सिंपल लॉजिक समझेंगे, बैंक पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। इकोनॉमी में इंडिविजुअल और बिजनेस को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, एलिजिबल बोरोवर्स को लोन्स और एडवांस के थ्रू क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। तो किस तरह से लोन्स या एडवांस प्रोवाइड किया जा सकता है, वो हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है हमारा, लोन। लोन जनरली एक स्पेसिफाइड अमाउंट को स्पेसिफाइड पीरियड टर्म्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, बोरोवर को एग्रीड टर्म्स के अकॉर्डिंग रिपेमेंट करनी होती है, जनरली इंटरेस्ट के साथ। लोन प्रोवाइड कर दिया बैंक ने, फिर क्या करना है, रिपेमेंट करनी है, इंटरेस्ट पे करना है। वन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है टर्म लोन। टर्म लोन एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए प्रोवाइड किया जा सकता है, और रिपेमेंट एग्रीड शेड्यूल के अकॉर्डिंग हो सकती है, इंस्टॉलमेंट्स में हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एडवांसेस। एडवांसेस आर शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज गिवन बाय बैंक टू मीट द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए मतलब जो बैंक उन्हें दे रहा है, एडवांस दे रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, एडवांस। वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म नीड को पूरा करने के लिए। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है इसके, एडवांस के, जैसे कि कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स परचेज। अब कैश क्रेडिट क्या होता है, कैश क्रेडिट, ये सब किसके पार्ट हैं, एडवांसेस के पार्ट हैं, शॉर्ट टर्म के लिए जो बैंक बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को प्रोवाइड कर रहा है। तो कैश क्रेडिट, अ क्रेडिट लिमिट इज फिक्स्ड बाय द बैंक, कस्टमर कैन विथड्रॉ एज पर हिज नीड। तो कैश क्रेडिट में बैंक कस्टमर को एक क्रेडिट लिमिट सैंक्शन कर देता है, तो कस्टमर सैंक्शन लिमिट के अकॉर्डिंग फंड्स को यूटिलाइज करता है। उसके बाद है हमारा ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट में क्या है, एलिजिबल कस्टमर्स को अमाउंट में अवेलेबल बैलेंस से ज्यादा, जो उनके अकाउंट में बैलेंस है उससे ज्यादा अमाउंट विथड्रॉ करने की फैसिलिटी मिल सकती है। ठीक है, सब्जेक्ट टू द सैंक्शन लिमिट एंड एप्लीकेबल टर्म्स। मतलब बैलेंस कम है लेकिन बैंक ने लिमिट सैंक्शन कर दी है, तो कस्टमर उस लिमिट के अकॉर्डिंग एडिशनल अमाउंट यूज कर सकता है। मान लो मेरे खाते में 50,000 है, लेकिन बैंक ने मेरी लिमिट दे दी 65,000 की। ठीक है, मतलब मैं 15,000 एक्स्ट्रा अमाउंट विदड्रॉ कर सकती हूँ, 65,000 तक अमाउंट विदड्रॉ कर सकती हूँ। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। सपोज किसी पर्सन के पास एक बिल है जिसका पेमेंट फ्यूचर डेट पर मिलेगा, बस लेकिन उसे फंड आज चाहिए, तो वो क्या करेगा, तो बैंक एप्लीकेबल डिस्काउंट चार्जेस डिडक्ट करेगा बिल के अगेंस्ट, और फंड्स प्रोवाइड कर देगा बिफोर द मेच्योरिटी, बिफोर द ड्यू डेट, और कुछ इंटरेस्ट, कुछ चार्जेस क्या करेगा, उस पर चार्ज करेगा। ठीक है। उसके बाद है हमारा बिल्स परचेज। तो बिल्स परचेज क्या है, द बैंक परचेज बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोवाइड फंड्स टू द कस्टमर। बैंक अर्न्स इंटरेस्ट बाय लेंडिंग फंड्स, दिस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर कॉमर्शियल बैंक। तो की पॉइंट क्या है, मोर लोन एंड एडवांसेस, मतलब मोर इंटरेस्ट मोर प्रॉफिट।
नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी फंक्शंस। तो हमने प्राइमरी फंक्शंस पढ़े हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। सेकेंडरी फंक्शंस में हम पढ़ेंगे एजेंसी फंक्शंस एंड जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। अब इन दोनों का हम डिफरेंस भी समझेंगे। सबसे पहले हमारा एजेंसी फंक्शंस। तो कमर्शियल बैंक कभी कभी कस्टमर के एजेंट के रूप में काम करता है। तो कस्टमर के एजेंट के लिए एजेंट की तरह काम बैंक कर रहा है, ठीक है। यानी बैंक कस्टमर की तरफ से कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, जैसे कि कोलेक्ट चेक, बिल्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट फॉर कलेक्शन, पेमेंट कर रहा है कस्टमर की बिहाफ पर, बिल्स ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, collect dividend and interest on investments, act as a trustee, executor, administrator, and in other fiduciary capacity. तो अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट एग्जाम ट्रिक क्या है, अगर क्वेश्चन में हमारे पास आ जाए ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ठीक है। तो हमें मतलब क्या है, वो कौन से फंक्शन कर रहा है, एजेंसी फंक्शन कर रहा है। जैसे कलेक्शन ऑफ चेक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर इज विच फंक्शन, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, एजेंसी फंक्शन। एजेंसी सर्विसेज आर परफॉर्म्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। बैंक डज नॉट अर्न प्रॉफिट डायरेक्टली फ्रॉम दीज सर्विसेज, डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं कमाता, बल्कि इन सर्विसेज के बदले कुछ ना कुछ चार्जेस वो क्या करते हैं, चार्ज करता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। तो कमर्शियल बैंक कस्टमर को कन्वीनियंस प्रोवाइड करने के लिए वेरियस यूटिलिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि लॉकर फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, जैसे कि फॉरेन करेंसीज को बाय करना, सेल करना, इशू बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर एंड ट्रैवलर चेक, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड फैसिलिटीज, ऑनलाइन बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, एटीएम वगैरह। these services provide additional convenience। तो कस्टमर को एडिशनल कन्वीनियंस मिल रहा है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, एंड हेल्प इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। तो बैंक आपको लोकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, क्यों प्रोवाइड करता है, कस्टमर की कन्वीनियंस के लिए। जनरल, इसी हम कहेंगे जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। और बैंक बदले में कुछ क्या करता है, चार्जेस हमें करता है। तो बैंक कुछ हमें जनरल यूटिलिटी सर्विसेज को यूज करने के बदले में कुछ चार्जेस हमें देने होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन इस कंसेप्ट को रटना नहीं है, थोड़ा समझना है। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास मान लेते हैं है 10,000, 10,000 रुपए हैं। एक पर्सन बैंक में डिपॉजिट करता है 10,000 रुपए, ठीक है। अब बैंक पूरे 10,000 को आइडल नहीं रखेगा, ऐसे ही नहीं रखेगा। बैंक रिक्वायर्ड रिजर्व मेंटेन करेगा और रिमेनिंग अमाउंट को लेंडिंग के लिए यूज करेगा, ठीक है। मान लीजिए सिंप्लीफाइड एग्जांपल में बैंक क्या करता है, 2,000 तो एज ए रिजर्व रखता है, बाकी 8,000 क्या करता है, बैंक किसी पर्सन को पेमेंट के रूप में दे देता है, लेंड कर देता है, ठीक है। अब बोरोवर ने क्या किया, 8,000 किसी पर्सन को पेमेंट के रूप में दे दिए। बैंक ने क्या किया, किसी पर्सन को क्या दे दिया, लोन दे दिया। अब इस पर्सन ने आगे क्या की, फिर पेमेंट की, ठीक है। जिस पर्सन को 8,000 मिले वो उस अमाउंट को बैंक में फिर क्या कर देता है, डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। थोड़ा और समझते हैं। बैंक के पास 10,000 डिपॉजिट आया, बैंक ने क्या किया, राम को ये 10,000 क्या दे दिया, लोन दे दिया। राम ने आगे क्या किया है, ये पेमेंट कर दी शाम को 10,000। तो अब श्याम के पास 10,000 रुपए हैं। अब श्याम ने जाकर फिर क्या कर दिया, बैंक में 10,000 को क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब देखिए पहले डिपॉजिट था, इस डिपॉजिट के बाद कुछ जो हमारी अमाउंट है वो सर्कुलेट हुआ और बैंक में जाकर फिर से क्या हो गया, एक न्यू डिपॉजिट क्रिएट हो गया। तो बैंक इस न्यू डिपॉजिट पर अगेन फिर क्या करता है, रिक्वायर्ड रिजर्व मेंटेन करता है। अब दोबारा बैंक के पास कितना आ गया, 8,000 आ गया। मान लेते हैं 8,000 में से फिर बैंक ने क्या किया, 1,000 तो क्या कर लिया, रिजर्व मेंटेन कर लिया, बाकी कितना रह गया, 7,000। अब 7,000 बैंक आगे यूज करेगा, मतलब कि जो बोरोवर्स हैं उनको एज ए लोन, एज ए एडवांस
उनको ग्रांट करेगा। ठीक है, तो अगेन लेंडिंग होगी एंड दिस प्रोसेस कैन कंटिन्यू थ्रू सक्सेसिव राउंड। ये प्रोसेस चलती रहती है। यही जो रिपीटेड लेंडिंग है, रीडिपोजिटिंग है बैंकिंग सिस्टम में, डिपॉजिट के एक्सपेंशन को क्या करता है, लेड करता है। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन, मतलब क्रेडिट से क्रेडिट क्रिएट करना। देखिए इनिशियल डिपॉजिट, अ पर्सन डिपॉजिट मनी इन अ बैंक, फिर क्या करता है, बैंक रिक्वायर्ड पहले कुछ रिजर्व रखेगा, रिमेनिंग अमाउंट क्या कर देगा, लेंड कर देगा। ठीक है, फिर लोन इज डिपॉजिट इन बैंक, दोबारा से फिर लोन हमारे पास आ गया, बैंक के पास आ गया, फिर न्यू न्यू डिपॉजिट क्रिएट हो जाता है और फर्दर फिर लेंडिंग करता है। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। दस डिपॉजिट मनी इन द इकोनॉमी गेट्स मल्टीप्लाइड थ्रू द बैंकिंग सिस्टम। तो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्रेडिट क्रिएशन। मतलब पैसे से हमारा क्या बन रहा है, आगे पैसा बन रहा है। इसी को हम कहते हैं हायर पावर्ड मनी। मतलब वो किस पर क्रिएट किया जाता है, क्रेडिट पर क्रिएट किया जाता है, लो जो डिपॉजिट आते हैं उन पर क्रिएट किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है, क्रेडिट मल्टीप्लायर हमें बताता है कि सिंप्लीफाइड कंडीशंस में रिजर्व रेशियो के बेसिस पर बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट कितना एक्सपेंड कर सकते हैं। Credit multiplier shows the maximum expansion of deposits और credit due to banking system। अब इसका फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट मल्टीप्लायर या फिर हम कह सकते हैं डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई रिजर्व रेशियो। तो रिजर्व रेशियो क्या है हमारे पास, कैश रिजर्व रेशियो केप्ट बाय बैंक ऑफ द टोटल डिपॉजिट। सपोज रिजर्व रेशियो कितना है, 20% है, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर हमारा कितना हो जाएगा, 1 को डिवाइड कर देंगे 0.20 से, तो कितना हो जाएगा 5। इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास कितना है 10,000। पोटेंशियल टोटल डिपॉजिट हमारे पास कितना हो जाएगा, इनिशियल डिपॉजिट इंटू मल्टीप्लाई 10,000 इंटू 5, 50,000। पोटेंशियल टोटल डिपॉजिट कितना हो जाएगा 50,000, बट 10,000 से 50,000 टोटल डिपॉजिट क्रिएट हो सकता है। हायर द रिजर्व रेशियो लोअर द क्रेडिट क्रिएशन एंड लोअर द रिजर्व रेशियो हायर द क्रेडिट क्रिएशन। अगर रिजर्व रेशियो ज्यादा है, मतलब बैंक को रिजर्व ज्यादा रखना पड़ रहा है, तो बैंक के पास क्या होगा, क्रेडिट देने के लिए, लोन देने के लिए पैसा कम बचेगा, तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। अगर उसके अपोजिट हम देखें, रिजर्व रेशियो कम है, तो मतलब बैंक के पास ज्यादा पैसा बचा है लोन देने के लिए, तो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा। तो ये हमारा कॉमर्शियल बैंक्स के हमने फंक्शन देखे हैं, कुछ एमसीक्यूज देखते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, क्रेडिट, डिस्काउंट। तो हमारा आंसर होने वाला है बी, क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का फंक्शन कौन सा नहीं है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, क्रेडिट क्रिएशन। तो इसका आंसर पहले ही गलती से मार्क हो गया है, सी, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। नेक्स्ट है दोस्तों, कमर्शियल बैंक्स आर एस्टैब्लिश्ड विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ। कमर्शियल बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल वेलफेयर, अर्निंग प्रॉफिट, चैरिटी, प्रमोटिंग ट्रेड। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, अर्निंग प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन, लॉकर फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ट्रैवलर चेक। तो हमारा आंसर होने वाला है सी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट डिपॉजिट्स आर मेनली यूज्ड बाय। करंट डिपॉजिट को कौन यूज करता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल चिल्ड्रन, ओल्ड एज पीपल, हाउस वाइफ्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि करंट डिपॉजिट्स पर विड्रॉ लिमिट नहीं होती है, ज्यादातर इंटरेस्ट भी पे नहीं किया जाता, तो बिजनेसमैन कितने भी बार फ्रिक्वेंटली अब विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिक्स क्वेश्चन, फिक्स डिपॉजिट आर डैश इन द नेचर, डिमांडेबल, रिपेबल, नॉन डिमांडेबल, ट्रांसफरेबल।
आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि हम बार बार क्या कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते, डिपॉजिट नहीं कर सकते। एफडी अकाउंट में एक मैच्योरिटी पीरियड पर ही हम अपना पैसा डिमांड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, एडवांसेस प्रोवाइडेड बाय बैंक्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैश की फॉर्म में, क्रेडिट की फॉर्म में, ओवरड्राफ्ट या फिर डिस्काउंटिंग की फॉर्म में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स इन्वॉल्व कलेक्टिंग चेक, मेकिंग पेमेंट एंड ट्रांसफरिंग फंड। तो ये सब काम कॉमर्शियल बैंक के किस फंक्शन में आते हैं? क्रेडिट क्रिएशन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एजेंसी फंक्शन या फिर जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। तो हमारा इसका आंसर रहने वाला है सी, एजेंसी फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक्स इज एन एग्जांपल ऑफ विच सर्विस? प्राइमरी, एजेंसी, जनरल यूटिलिटी और क्रेडिट क्रिएशन। तो इसका हमारा आंसर रहने वाला है सी, जनरल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स लेड टू डैश इन द बैंकिंग सिस्टम? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स, एक्सपेंशन ऑफ डिपॉजिट्स, रिडक्शन इन मनी सप्लाई या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों हमारा आंसर रहने वाला है बी, एक्सपेंशन ऑफ डिपॉजिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर इज कैलकुलेटेड एज। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का हमारा फॉर्मूला क्या है? बी, क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई रिजर्व रेशियो। हम इसे डिपॉजिट मल्टीप्लायर के नाम से भी जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रिजर्व रेशियो इज 20%, रिजर्व रेशियो 20% है तो क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? 1 बाई रिजर्व रेशियो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, 5, 1 बाई 0.20 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। तो मतलब कि किस वजह से जो कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी लिमिट हो जाती है, कम हो जाती है? तो हमारा आंसर रहने वाला है हायर रिजर्व रेशियो। अगर रिजर्व रेशियो ज्यादा है, मतलब कि हम मान लेते हैं 100 में से, टोटल 100% में से 30% क्या है, एज ए बैंक को रिजर्व रखना है, बाकी 70% ही बैंक के पास बचा ग्रांटिंग प्रोवाइड करने के लिए, लोन देने के लिए। तो इससे क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि 30% तो एज ए रिजर्व रखा जा रहा है, 70% ही बचा है एज ए लोन, एज ए एडवांस प्रोवाइड करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड्स ऑन। क्रेडिट क्रिएशन किस पर डिपेंड करता है? कैश रिजर्व रेशियो, डिमांड फॉर लोन, अवेलेबिलिटी ऑफ डिपॉजिट या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज। तो हमारा आंसर रहने वाला है बी, 1, 2 एंड सी, कैश रिजर्व रेशियो, डिमांड फॉर लोन और डिपॉजिट कितना अवेलेबल है। क्विक रिवीजन हम देखते हैं, हम लोगों ने अभी तक क्या कुछ पढ़ा है। हमने अभी पढ़ा है कमर्शियल बैंक्स के बारे में। कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? अब प्रॉफिट ओरिएंटेड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं जो डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक से और लोन एडवांस प्रोवाइड करते हैं। प्राइमरी फंक्शन देखा, कोर फंक्शन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांस, क्रेडिट क्रिएशन। फिर सेकेंडरी फंक्शन देखा, एजेंसी फंक्शन, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, क्रेडिट क्रिएशन। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? क्रेडिट क्रिएट करते हैं। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला देखा है हमने, 1 डिवाइड बाई रिजर्व रेशियो। एग्जाम टिप देखते हैं, प्राइमरी फंक्शंस क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड टू है बेसिक बैंकिंग फंक्शंस। क्रेडिट क्रिएशन लेड करता है एक्सपेंसिंग ऑफ डिपॉजिट एंड मनी सप्लाई। हाई रिजर्व रेशियो रिड्यूस करता है बैंकिंग की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को। तो हमारा एक क्वेश्चन देखते हैं और हम, विच फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज responsible for expansion of deposit in the banking system? एजेंसी फंक्शन, क्रेडिट क्रिएशन, लॉकर फैसिलिटी और फॉरेन एक्सचेंज। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, क्रेडिट क्रिएशन। तो ये हमारा जो कमर्शियल बैंक का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रल बैंक के बारे में। अब देखिए क्या है, सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री की अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, अपेक्स बैंक ऑफ अ कंट्री। तो ये कंट्री के मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम को टॉप लेवल पर इम्पोर्टेंट
रेगुलेटरी एंड मॉनेटरी फंक्शंस क्या करते हैं, ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इनके पास अथॉरिटी होती है, रेगुलेट करते हैं मनी सप्लाई को, क्रेडिट को और बैंकिंग सिस्टम को। तो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इजिली डेफिनेशन देखते हैं हम, सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच कंट्रोल द बैंकिंग सिस्टम and regulate money and credit in the economy. ऑब्जेक्टिव देखते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो सबसे पहले हमारे पास मॉनेटरी स्टेबिलिटी। सेंट्रल बैंक मॉनेटरी कंडीशंस में स्टेबिलिटी मेंटेन करने का एफर्ट करते हैं, यानी मनी और क्रेडिट कंडीशंस को ऐसे मैनेज करना कि इकोनॉमी में एक्सेसिव इंस्टेबिलिटी ना आए। दूसरा है हमारे पास प्राइस स्टेबिलिटी, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड मेंटेन रीजनेबल प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस में एक्सेसिव इंस्टेबिलिटी को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को मैनेज करना। थर्ड हमारे पास है बैंकिंग सिस्टम स्टेबिलिटी। ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम स्टेबिलिटी को प्रमोट करना, बिकॉज बैंकिंग सिस्टम स्टेबल होगा तभी पब्लिक का फाइनेंशियल सिस्टम पर ट्रस्ट मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिट रेगुलेशन, कंट्रोल अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, यानी इकोनॉमी में क्रेडिट कितना अवेलेबल है और उसकी कंडीशंस क्या है। सेंट्रल बैंक मॉनेटरी टूल के थ्रू इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्रेडिट को एक्सपेंड भी कर सकता है, क्रेडिट को क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। फिफ्थ है हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ। सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए सुटेबल कंडीशन क्रिएट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक क्या है, मनी प्लस क्रेडिट प्लस बैंकिंग सिस्टम प्लस स्टेबिलिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। इन फंक्शंस को रटने की जगह हम लॉजिक से समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इशू ऑफ करेंसी। सेंट्रल बैंक हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन करेंसी इशू। ठीक है, इंडिया में बैंक नोट इशू करने का जो कॉन्टेक्स्ट है वो आरबीआई का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। तो व्हाट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हमारा इंडिया कौन सा है, आरबीआई है। ठीक है, तो करेंसी इशू करता है। नेक्स्ट है हमारा बैंकर टू गवर्नमेंट, एक्ट एज ए बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए काम करता है। थर्ड हमारा क्या है, बैंकर्स बैंक। कमर्शियल बैंक के लिए सेंट्रल बैंक एक बैंकर का रोल प्ले करता है, यानी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स मेंटेन करने और बैंकिंग सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो सेंट्रल बैंक क्या है, बैंकर्स का बैंक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या है, इमरजेंसी असिस्टेंट क्या देता है, सेंट्रल बैंक देता है। ठीक है, प्रोवाइड इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंट टू बैंक व्हेन दे कांट ऑब्टेन फंड एल्सवेयर, जब उन्हें कहीं से भी फंड नहीं मिलता, इमरजेंसी की सिचुएशन है कमर्शियल बैंक्स को, तो आरबीआई उन्हें क्या फंड प्रोवाइड करता है। दीज फंक्शंस हेल्प इन द स्टेबिलिटी एंड स्मूथ वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी। कुछ और फंक्शंस देखते हैं हम सेंट्रल बैंक के। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। ठीक है, रेगुलेट करता है। एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्शन करना हो उसी अकॉर्डिंग सेंट्रल बैंक क्या करता है, वर्क करता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्लियरिंग हाउस फंक्शंस हैं। ठीक है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। डिफरेंट बैंक को कस्टमर एक दूसरे के बैंक में चेक और पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इस प्रोसेस के में बैंक्स के बीच में क्लेम्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइज होते हैं। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, इंटर बैंक सेटलमेंट करता है, क्लियरिंग अरेंजमेंट करता है और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को कौन फॉर्मुलेट करता है, आरबीआई फॉर्मुलेट करता है टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट क्रिएशंस। सो कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट while सेंट्रल बैंक रेगुलेट एंड कंट्रोल क्रेडिट। क्रेडिट को क्रिएट करना किसका काम है, कमर्शियल बैंक का काम है, और क्रेडिट को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना किसका काम है, सेंट्रल बैंक का काम है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रल बैंक वर्सेस कमर्शियल बैंक, दोनों में क्या डिफरेंस है। पोजीशन,
सेंट्रल बैंक क्या है हमारी अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी है, और ये क्या है हमारा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, कोई भी कॉमर्शियल बैंक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और कॉमर्शियल बैंक का बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। कस्टमर कौन होते हैं सेंट्रल बैंक के, गवर्नमेंट और बैंक। और कॉमर्शियल बैंक के कस्टमर कौन होते हैं, जनरल पब्लिक, फर्म, इंस्टीट्यूशन। करेंसी इशू करने का राइट किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास है, कॉमर्शियल बैंक इशू नहीं कर सकते। सेंट्रल बैंक क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट, तो बैंकर टू द गवर्नमेंट कौन है, आरबीआई है। मे प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू गवर्नमेंट बट इट इज नॉट अ अपेक्स बैंकर, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता आरबीआई का, लेकिन कॉमर्शियल बैंक का प्रॉफिट मोटिव होता है। एग्जाम्पल आरबीआई हम पढ़ चुके हैं, और कॉमर्शियल बैंक का क्या है, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है बैंकिंग सिस्टम को, और कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, उस सिस्टम को ऑपरेट करता है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो बैंकर टू गवर्नमेंट कौन है, सेंट्रल बैंक। बैंकर बैंक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है, तो ये सब काम है हमारे सेंट्रल बैंक के। क्रेडिट क्रिएशन, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, जनरल पब्लिक डिपॉजिट। अब ठीक है, ये काम किसके हैं, कॉमर्शियल बैंक के। अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है, कौन होता है किसी भी कंट्री का, सेंट्रल बैंक। तो चलिए कुछ एमसीक्यूज देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है। तो चलिए इसका आप कुछ एनालाइज कीजिए और आंसर देखिए। तो हमारा आंसर रहने वाला है डी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक एज इन नॉर्मल कॉमर्शियल एक्टिविटीज। तो ये सेंट्रल बैंक का काम नहीं है, ये बैंक काम किसका है, कॉमर्शियल बैंक का है। तो सेंट्रल बैंक कौन से काम करता है, बैंकर टू गवर्नमेंट, क्रेडिट कंट्रोल, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। बट कॉमर्शियल बैंक वाला काम ये नहीं करता है, पब्लिक को डिपॉजिट देना, एक्सेप्ट करना, लोन एंड एडवांस ग्रांट करना, ये काम किसका है, कॉमर्शियल बैंक का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का काम कौन सा नहीं है, ये हम पहले देख चुके हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक। थर्ड क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो नोन एज, सेंट्रल बैंक को और किस नाम से जानते हैं हम, बी, अपेक्स बैंक। फोर्थ क्वेश्चन, which function enable the central bank to provide financial help to bank in times of crisis। अगर क्राइसिस है और कॉमर्शियल बैंक को कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, तो सेंट्रल बैंक कौन सा फंक्शन प्ले करता है, कौन सा काम करता है। तो हमारा दो आंसर रहने वाला है बी, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ बैंकर्स बैंक, बैंकर का बैंक, इसका क्या मीनिंग है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, मेंटेन अकाउंट्स ऑफ ऑल कॉमर्शियल बैंक, सभी कॉमर्शियल बैंक का जो रिकॉर्ड है, कंट्रोल है, रेगुलेशन है, वो किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास है, इसीलिए सेंट्रल बैंक को कहा जाता है बैंकर्स बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज बाय द सेंट्रल बैंक। तो हमारा आंसर रहने वाला दोस्तों बी, रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है, बैंक क्या करता है, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को क्या देता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है, तो बदले में जो जिस रेट पर क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी इज अ फंक्शन ऑफ, किसका काम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्रेडिट को कंट्रोल करना कॉमर्शियल और सॉरी सेंट्रल बैंक का काम है, और क्रेडिट क्रिएट करना कॉमर्शियल बैंक का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट करेंसी इशू, बोथ सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक करेंसी इशू कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कॉमर्शियल बैंक कर सकता है, बिल्कुल नहीं। ओनली सेंट्रल बैंक हैज अथॉरिटी इशू करेंसी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू, एजेंट की तरह, किसके एजेंट की तरह काम करता है, सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है। नो
ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? मॉनेटरी स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, स्टेबिलिटी इन बैंकिंग सिस्टम। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, प्राइस स्टेबिलिटी। तो दोस्तों, हमने बैंकिंग की कंप्लीट फाउंडेशन को कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड किया है, जैसे कि बैंक्स, कमर्शियल बैंक, डिपॉजिट्स, लोन एंड एडवांस, सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक, और कुछ हमने एमसीक्यूज भी देखे हैं। अगर आपने आज के कंसेप्ट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया है, देन बैंकिंग के अपकमिंग टॉपिक्स को समझना आपके लिए मच इजियर हो जाएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को देखकर मत जाइए, लेक्चर के बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिवाइज कीजिए, कंपैरिजन पॉइंट रिवाइज कीजिए, क्रेडिट मल्टीप्लायर का न्यूमेरिकल खुद सॉल्व कीजिए और एमसीक्यूज भी आप अटेम्प्ट कीजिए। बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सक्सेस सिर्फ नॉलेज से नहीं, कंसेप्ट प्लस रिवीजन प्लस प्रैक्टिस से आती है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना मतलब शेयर कीजिए। एंड रिमेंबर, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, रिवाइज द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस द कंसेप्ट। हम सीधा एमसीक्यूज नहीं कर सकते, पहले हमें कंसेप्ट को समझना होता है, रिवाइज करना होता है, तभी हम एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। So दोस्तों, keep learning, keep revising and keep believing in yourself. Thank you so much for watching. All the very best for your preparation. I will see you in the next lecture. This is Nisha. Thank you.